नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काव्या क्लासेस के अंदर। हम बात कर रहे थे कोशिका के बारे में। अब तक हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जाना, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने बैक्टीरिया की कोशिका के बारे में बहुत कुछ जाना है। अब हम जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सबसे बाहर की ओर से शुरुआत करेंगे तो सबसे बाहर की ओर जो आवरण होता है वो होता है कोशिका झिल्ली का, या जिसे अपन कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में किसने बताया था? नागेली ने बताया था, और इन्होंने इसे क्या नाम दिया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इसको जीवद्रव्य झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। और बेसिकली ये बनती कहां से है? ये जीवद्रव्य से ही बनी होती है, जीवद्रव्य से ही बनी हुई होती है। किस तरीके से बनती है जीवद्रव्य से? तो देखो, जीवद्रव्य के अंदर कुछ इस तरीके के रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो कि इसे स्तरीय बना देते हैं, और इसी स्तरीय संरचना को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए ये कैसे बनी है या इसकी संरचना क्या है, अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली के प्रारूप या कोशिका झिल्ली के सिद्धांत, जिनके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओवरटोन के सिद्धांत के बारे में। ओवरटोन का सिद्धांत, देखो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस समय पर इतना विकास नहीं हुआ था किसका? सूक्ष्मदर्शी का, तो इन्हें उसकी संरचना ठीक से पता नहीं थी। इन्होंने यह सिद्धांत कब दिया? 1899 के अंदर दिया। और इन्होंने क्या बताया कि यहां पर क्या होती है? वसा की पतली परत, वसा की पतली परत होती है, और मुख्य रूप से वसा के रूप में कौन उपस्थित होता है? कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन। कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन, ये दो चीजें उपस्थित होती है मुख्य रूप से। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? इन्होंने इस तरह का सिद्धांत इसलिए प्रतिपादित किया क्योंकि इन्होंने जब देखा तो इन्होंने पाया कि जो कार्बनिक विलय में पदार्थ हैं वो तो इस झिल्ली से आसानी से आर पार जा रहे हैं, बजाय जो जल में घुलनशील पदार्थ हैं उनके। इसलिए उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि वसा की एक पतली परत के रूप में क्या उपस्थित है? अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित है। अब दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, तो यह दिया था गार्टर और ग्रेंडल ने। और इन्होंने किस तरह का सिद्धांत दिया? वसा का द्विआण्विक सिद्धांत। वसा द्विआण्विक सिद्धांत कब दिया था इन्होंने यह सिद्धांत? 1926 के अंदर। इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से क्या बताया? इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया कि जो प्लाज्मा कला है वो किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड की। अच्छा, और साथ ही में इन्होंने क्या बताया? द्विआण्विक स्तर है उसका। द्विआण्विक स्तर किस तरीके से है, जो कि अपन आगे भी पढ़ेंगे कि एक चेन बन रही है जिसके अंदर कुछ इस तरीके की संरचना है। यहां पर क्या है? ये जो हेड है, सर वाला हिस्सा है, ये जल स्नेही है, तो बाहर वाली परत का ये बाहर की ओर होता है और अंदर वाली परत का ये कोशिका द्रव्य की ओर होता है। वहीं जो टेल वाला हिस्सा है ये कैसा है? जल विरागी सिरा है, और ये जल विरागी सिरे दोनों स्तर के एक दूसरे की ओर होते हैं। यही बेसिकली गार्टर और ग्रेंडल ने अपने सिद्धांत में बताया। अब तीसरा जो सिद्धांत है वो किन्होंने प्रतिपादित किया? डेनियल और डेवसन ने। कैसा सिद्धांत था? सैंडविच सिद्धांत या लेमिलार। किस तरीके से? देखो, इन्होंने यह सिद्धांत दिया था 1935 के अंदर, और इन्होंने क्या कहा कि इनका कहना ठीक है, वसा की दो परतें हैं जो इस तरीके से उपस्थित हैं, लेकिन
लेकिन सैंडविच कैसे बना? इन वसा की जो परतें हैं इनके बाहर की ओर प्रोटीन उपस्थित है, अर्थात वसा की परतें कहां पर हैं? प्रोटीन की परतों के अंदर है, बीच में है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं क्या बन गया? प्रोटीन की परत बन गई है ना। इस तरीके की संरचना बन रही है किसके अनुसार? डेनियल और डेवसन के सैंडविच सिद्धांत के अनुसार। अब देखो यहां पे पहले क्या था? वसा ही थी, इसमें भी सिर्फ वसा है, यहां प्रोटीन भी आ गई है। आगे चल के इसका बहुत अच्छे से जो सिंगर और निकोलसन ने मॉडल दिया था वो निकल के आएगा। अब अगला सिद्धांत आता है वॉल्प्रस का लेटिस प्रारूप। लेटिस किसको कहते हैं? लेटिस कहते हैं एक जालक को। ये 1941 के अंदर, और इसके अनुसार क्या था? अब तक बात की थी कि लेयर्स के रूप में या तो वसा है या प्रोटीन है। जैसे अभी इससे पहले जो सिद्धांत था उसमें बात की थी कि वसा बीच में है, प्रोटीन बाहर की ओर है। लेकिन यहां इन्होंने क्या कहा कि ये एक लेयर्स के रूप में उपस्थित ना होकर जालक के रूप में उपस्थित है, एक दूसरे के अंदर दसी हुई जाल की संरचना बना रही है, ऐसा इनका कहना था। इसके बाद में अगले सिद्धांत की बात करते हैं हिलर और हॉफमैन। इन्होंने किस तरह का सिद्धांत दिया? इन्होंने दिया मिशेल सिद्धांत। अच्छा, मिशेल्स का क्या मतलब होता है? कि जो वसा और प्रोटीन उपस्थित है ये परतों में उपस्थित ना होकर के गोल इकाइयों के रूप में उपस्थित है, और इन गोल इकाइयों को क्या कहते हैं? मिशेल्स कहते हैं। किस तरीके से? देखो इतनी देर अपन ने संरचना देखी थी ये, है ना, लेकिन अब इस तरह की संरचना ना होके कुछ इस तरीके से आपकी वसा विन्यासित बताई जा रही है, और इसके चारों ओर क्या बताया जा रहा है? प्रोटीन को बताया जा रहा है। इस तरीके से मिशेल्स के समान संरचना यहां पर देखने को मिल रही है। और यह सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित कब किया था? 1953 के अंदर। देखो ये विकास का क्रम है, धीरे धीरे चल के जैसे जैसे विकसित हुए हैं, माइक्रोस्कोप आए हैं और जानकारी अपने को मिली है, उसके आधार पे अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसके बाद है रॉबर्टसन का एकक कला सिद्धांत। एकक कला सिद्धांत इन्होंने दिया 1959 के अंदर। ये काफी हद तक सही सिद्धांत, इन्होंने जो सिद्धांत दिया ये काफी हद तक सही कैसे था? तो इन्होंने एकक कला का सिद्धांत दिया। इनकी एकक कला का मतलब ये था, त्रिस्तर होते हैं एक कला के अंदर। और त्रिस्तर किस तरीके से? एक सबसे बाहर की ओर प्रोटीन उपस्थित होगी और उसकी लंबाई होगी 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फिर इसके बाद में उपस्थित होंगी आपकी लिपिड्स, ठीक है, और लिपिड की वही दोहरी परत उपस्थित होगी, लेकिन यहां लिपिड को एक परत के रूप में मान रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में इसकी लंबाई कितनी होगी? 35 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद में फिर से क्या आ जाएगी? प्रोटीन। ये बाह्य प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड लेयर, और ये आंतरिक प्रोटीन। ठीक, और इसकी भी, आंतरिक प्रोटीन की भी कितनी होगी? 20 एंगस्ट्रॉम होगी। इस तरीके से यहां पर इन्होंने प्लाज्मा कला की मोटाई बता दी, कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस तरीके की संरचना बनी हुई होती है, किसके अनुसार? रॉबर्टसन के अनुसार। अभी भी हालांकि ये पूर्णतः सही नहीं बना, लेकिन काफी हद तक ये सही है। और जो सर्वमान्य और सबसे अच्छा मॉडल दिया वो किसने प्रस्तुत किया था? सिंगर और निकोलसन ने।
क्या नाम था इस मॉडल का? तरल मोजेक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल या फ्लूइड मोजेक मॉडल। कब दिया? 1972 के अंदर। इन्होंने यहां पर क्या बताया कि वसा तो उपस्थित है ही है, जो इतनी देर से देखते आ रहे हैं उसी के अनुरूप वसा उपस्थित है, लेकिन ये वसा जो है इसके अणु किस रूप में उपस्थित हैं? अर्ध तरल के रूप में, अर्ध तरल के रूप में। कौन उपस्थित है? वसा उपस्थित होती है। अच्छा, वसा किस रूप में उपस्थित है? अर्ध तरल के रूप में। और साथ में इन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटीन उपस्थित हो रही है वो इसके आगे पीछे दाएं बाएं ना होके किस तरीके से हो रही है? बाहर की ओर भी उपस्थित हो रही है और इस फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर की ओर भी उपस्थित हो रही है। जो अंदर की ओर उपस्थित है इसको कहते हैं आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन। वहीं जो बाहर की ओर उपस्थित है इसे कहते हैं परिधीय प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन को आसानी से आप इससे अलग कर लोगे, लेकिन जो आंतरिक प्रोटीन है ये अलग नहीं होगी। जिस तरीके से वसा की संरचना है कि जल रागी सिरा बाहर होगा, जल वैरागी सिरा अंदर की ओर होगा, एक दूसरे के सन्मुख होंगे, उसी तरीके से आंतरिक प्रोटीन का जल रागी सिरा बाहर होगा, जल विरागी सिरा इस लिपिड के अंदर कहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णतया बाहर तक नहीं निकल रही है। कुछ इसके अंदर ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि पूर्णतया बाहर निकली हुई होती हैं, जिनको कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कुछ इस तरीके की संरचना बनी हुई होती है सभी यूकेरियोटिक जीवों के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसके कुछ आपको अलग अलग तरीके के प्रारूप बताए हैं, जिनमें से सर्वमान्य प्रारूप यही है तरल मोजेक मॉडल। और देखो इसका तरल मोजेक मॉडल नाम क्यों है? क्योंकि अर्ध तरल के रूप में वसाएं उपस्थित हैं और जब ये वसाएं इस प्रोटीन के साथ में मिलती है तो मोजेक का निर्माण करती हैं। और ये मोजेक जो है ये इन वसाओं को पार्श्व विसरण करने में सहायता करता है और स्थानांतरण करने में भी सहायता करता है। इस वजह से ये अर्धपारगम्यता भी दर्शा रही है। क्या क्या करता है? ये जो मोजेक बना है वसा और प्रोटीन से, ये मोजेक क्या कर रहा है? इन वसाओं को पार्श्व विसरण के लिए अनुमति प्रदान कर रहा है, साथ ही स्थानांतरण के लिए भी अनुमति प्रदान कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी अवस्था है अर्ध तरल के रूप में। इस वजह से सेमी परमिएबिलिटी जो है, अर्धपारगम्यता जो है, वो इस झिल्ली के अंदर आ जाती है। अब अगर इसकी और विस्तृत अपन संरचना में चले तो इसके अंदर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है, इसके बाहर की ओर कुछ कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड्स की ब्रांचेज निकली हुई होती हैं। इसके बाहर कई तरह की कई कोशिकाओं में लेयर्स भी बनी हुई होती है जो कि अंदर से स्रावित होती हैं, है ना। तो मुख्य रूप से इसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है। इसकी जो लिपिड की अपन ने संरचना बनाई है ये किस तरीके की होती है? देखो ये जो दोनों चेन दिख रही है ये क्या है? फैटी एसिड है, या आप कह सकते हो इसके अंदर क्या होता है? एल्कोहल, फॉस्फेट और आपका ग्लिसरॉल, ये तीनों क्या बना रहे हैं? इसका हेड बना रहे हैं। और वहीं नीचे की ओर दो चेन निकली हुई है, ये चेन किसकी होती है? ये चेन होती है फैटी एसिड की। इस तरीके से वसा की संरचना होती है, जो फास्फोलिपिड बनी हुई है उसकी संरचना होती है कुछ इस तरह की। वही प्रोटीन जो है ये अलग अलग तरह की हो सकती है।